नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से। आरएलडी नेता चौधरी अजीत सिंह का हुआ निधन। समाजवादी पार्टी ने पीछे जताया शोक। चौधरी जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद। सपा का कहना है ये किसानों के लिए आपका संघर्ष हमेशा याद किया जाएगा। दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त हम बता रहे हैं। बताते चले कि पूर्व प्रधानमंत्री रहे अजीत सिंह का निधन हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और शोक भी जताया। चौधरी जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद। किसानों के लिए आपका संघर्ष हमेशा याद किया जाएगा। दिवंगत आत्मा को शांति दे भगवान। चौधरी चरण सिंह के बेटे थे अजीत सिंह। निधन हो चुका है। आपको बता दें कि कोरोना से संक्रमित भी थे वो, और जिसके चलते उनका एक अस्पताल के अंदर इलाज चल रहा था। उनके निधन के बाद आरएलडी नेता के निधन के बाद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर शोक जताया है। चौधरी जी के निधन की सूचना अत्यंत दुखद। हमेशा से उन्होंने किसानों के लिए तमाम तरह के प्रयास किए, तमाम कार्यों को किया, और उनके निधन को लेकर समाजवादी पार्टी में शोक की लहर है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं आसिफ बेग। आसिफ, एक दुखद खबर, संक्रमित थे चौधरी अजीत सिंह और उसके बाद उनकी मौत हो गई। तमाम जो नेता हैं उन्होंने शोक जताया है। क्या कुछ ज्यादा जानकारी है आपके पास इसको लेकर आसिफ? जी बिल्कुल, बता दूं कि आरएलडी नेता अजीत सिंह का निधन जो है कोरोना के चलते हुआ है, और इसके बाद जो है जो राजनीतिक गलियारे में जो है शोक की लहर दौड़ गई है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जो है अजीत सिंह की मौत पर गहरा शोक जताया है। वहीं जो है राहुल गांधी, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती समेत कई बड़े दिग्गज नेताओं ने गहरा दुख जताया है। क्योंकि जिस तरह से अजीत सिंह किसानों के नेता थे और वह हित में लगातार काम कर रहे थे, और एक बड़ा जो है यूपी की राजनीति में बड़ा जो है अहम योगदान भी रहता था, क्योंकि जो है पश्चिमी क्षेत्र में अजीत सिंह की पार्टी का काफी दबदबा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री के साथ साथ जो है कई ओहदों पर भी अजीत सिंह रह चुके हैं। और साथ ही यही आपको बता दूं सिर्फ कि जिस तरह से जो है किसान हित की लड़ाई आकर सीधे मंच पर लड़ते थे, और जो उनके जुनून मुद्दे रहते थे उसको जो है सरकार और विपक्ष दोनों मानते थे, और उनका कद भी काफी बड़ा था। लेकिन जिस तरह से इलाज के दौरान उनकी मौत हुई है, उससे जो है किसानों में भी शोक की लहर दौड़ गई है। जी सुरभि। बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो एक और बड़ी खबर लखनऊ से ही, जहां अजीत सिंह के निधन पर मायावती ने जताया दुख। बसपा चीफ मायावती ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। उनके परिवार और समर्थकों के प्रति संवेदना, सभी को दुख सहने की शक्ति दी। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी उनके निधन के बाद ट्वीट कर दुख जताया है। अजीत सिंह के निधन पर मायावती ने दुख जताया है। बसपा चीफ मायावती ने ट्वीट कर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार और समर्थकों के प्रति मेरी संवेदनाएं, कुदरत सभी को दुख सहने की शक्ति दे। कोरोना के चलते अजीत सिंह का निधन हो गया, और उनके निधन के बाद तमाम बड़े नेता सभी दल के ट्विटर के जरिए दुख व्यक्त कर रहे हैं और अजीत सिंह को याद कर रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यूपी के अलीगढ़ की, जहां जिले में कोरोना का भयानक रूप। बीते 24 घंटे में 458 कोरोना के नए मरीज आए सामने। जिले में कुल 2754 एक्टिव केस। जिले में अब तक 17,405 कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं सामने। 181 लोगों की जा चुकी है जान। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने की पुष्टि। संक्रमण की रफ्तार पूरे देश में बेकाबू है। अलीगढ़ की अगर हम बात करें तो अलीगढ़ में भी संक्रमण के जो मामले हैं वो हर दिन के साथ बढ़ते ही जा रहे हैं। कुल 17,705 कोरोना के मामले अभी तक पूरे जिले में मौजूद हैं। 181 लोगों ने संक्रमण की वजह से दम तोड़ा है। अलीगढ़
हम आपको कोरोना अपडेट दे रहे हैं कि पूरी तरीके से जो कोरोना है उसने भयावह रूप ले लिया है। यूपी के तमाम जिलों में संक्रमण से बुरा हाल है। हर दिन मामले जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंट्रो इटावा जिले के L2 कोविड अस्पताल की बदहाल व्यवस्थाएं जारी है। आपको बता दें कि जिले में CMO बदले लेकिन बदहाल व्यवस्था नहीं बदली। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर है लेकिन उनके प्रयोग करने के लिए रेगुलेटर नहीं है। आलम यह है कि मरीजों को रेगुलेटर बाहर से लाना पड़ता है जिसकी कीमत 1000 रुपये प्रतिदिन किराए के लिए दी जाती है। रेगुलेटर की वजह से मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इटावा जिला अस्पताल में स्थित 100 शैय्या कोविड अस्पताल की बदहाल व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार ने इटावा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी NS तोमर का जिले से ट्रांसफर कर दिया था। इसके बाद एटा से डॉक्टर भगवान दास को इटावा मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। बताते चले कि 2 दिन पहले ही डॉक्टर भगवान दास ने CMO का ग्रहण किया और पिछले 1 महीने से चली आ रही व्यवस्था इटावा कोविड-19 अस्पताल से बदलने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको बता दें कि पहले ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर मारामारी थी लेकिन अब प्रशासन ने मरीजों के लिए 100 ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था तो कर दी लेकिन इनके प्रयोग करने के लिए अभी भी मरीजों को उनके तीमारदारों को दूर दूर तक भटकना पड़ रहा है। अभी मैंने परसों ही चार्ज लिया है। सेम डे मैंने रात को विजिट किया था कोविड हॉस्पिटल का। बाकी मुझे लगा कि यहाँ व्यवस्थाएं ख़राब हैं, इसलिए मैंने मैन टू मैन कॉन्टैक्ट किया। हर पेशेंट से बात की। हर पेशेंट का मैंने पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सेचुरेशन नपाया, टेम्परेचर नपाया। सबको पूछा कि सबको दवाई मिल रही है कि नहीं मिल रही। ठीक है, तो दवा तो सब मिल रही थी। डॉक्टर्स की कमी थी, वो मैंने डॉक्टर्स की रेगुलर ड्यूटी लगा दी है और सफाई के लिए भी कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ की व्यवस्था की है। 12 डॉक्टर्स की मैंने आज लिस्ट और CMS साहब को दे दी है। 3 एनेस्थेटिस्ट की मैंने लिस्ट दे दी है जो कि हमारे अभी जो DM मैम से बात हुई थी, सैफई से डॉक्टर साहब को बुलाया था। हमारे जो वेंटिलेटर्स थे 18 वेंटिलेटर से चेक कर। तो लखनऊ के ब्लड बैंकों पर भी कोरोना का कहर। ब्लड बैंकों में स्टाफ आधे से भी हुए कम। संक्रमण के चलते रक्तदान बंद। रिजर्व कोटा बेहद कम। KGMU में अब महज 600 यूनिट ब्लड ही बचा है। रोजाना 60 से 80 यूनिट की हो रही है सप्लाई। लोहिया में केवल 300 यूनिट ब्लड शेष। राजधानी में संकट गहराता जा रहा है। तो संक्रमण की वजह से ब्लड बैंकों पर कोरोना की मार देखने को मिल रही है। ब्लड बैंकों में अब सिर्फ आधे स्टाफ ही बच गए हैं। संक्रमण के कारण रक्तदान बंद हो चुका है। रिजर्व कोटा भी अब बेहद कम है। KGMU में अब महज 600 यूनिट ब्लड बचे हुए हैं। रोजाना 60 से 80 यूनिट तक सप्लाई की जा रही है। लोहिया की अगर बात की जाए तो लोहिया में 300 यूनिट ब्लड बचे हुए हैं। राजधानी में संकट लगातार जारी। तो खबर अलीगढ़ से, जहां कोरोना काल में ऑक्सीजन को कमी को लेकर लोग इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। आज ऑक्सीजन की कमी को लेकर पूरा देश तड़प रहा है। अलीगढ़ के AMU इंजीनियरिंग के छात्रों ने बिजली से पैदा होने वाले 90% ऑक्सीजन का आविष्कार किया जिससे लोगों को ऑक्सीजन की वजह से जो परेशानी कम करनी पड़ रही है उससे निजात मिल सके। छात्रों का कहना है कि इस आविष्कार से हवा में मौजूदा 21% ऑक्सीजन को 90% से ज्यादा तक बढ़ाकर मरीजों को डायरेक्ट सप्लाई दिया जा सकता है। तो खबरों में आगे बढ़ती हैं और बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। दबंगों ने पत्रकारों पर किया हमला। पत्रकार अविनाश सिंह के ऊपर हुई फायरिंग। ग्रामीणों ने अस्पताल में कराया भर्ती। हमले करने वाले पूर्व प्रधान नौरंग सिंह के समर्थक थे। तो बड़ी खबर, पत्रकार के ऊपर हमला किया गया है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रही है। पत्रकार अविनाश सिंह के ऊपर फायरिंग की गई है। इस घटना के बाद ग्रामीणों ने पत्रकार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि जो हमला करने वाले लोग थे वो पूर्व प्रधान नौरंग सिंह के समर्थक थे। नौरंग सिंह के समर्थकों ने पत्रकार पर हमला किया। तो देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार के ऊपर
पूर्व प्रधान के दबंगों द्वारा फायरिंग की घटना सामने आई। लखनऊ से पूरी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बताते चलें कि ग्रामीणों ने पत्रकार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि हमले की क्या वजह रही और हमला क्यों किया गया, अभी तक इस बात की जानकारी नहीं है। पत्रकार अविनाश सिंह के ऊपर फायरिंग की गई है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर गोरखपुर से, जहां कोरोना महामारी को दूर करने के लिए लोग कोरोना मैया और डी बाबा की पूजा कर रहे हैं और किन्नर महामंडलेश्वर ने प्रार्थना कर कोरोना महामारी को जल्द खत्म करने की पूजा अर्चना की। प्राचीन काल में ऐसी आपदाओं से निजात पाने के लिए सनातन धर्म का बड़ा योगदान रहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से, युवती के घर में घुसकर दबंगों ने बेरहमी से पीटा। 3 दिनों से पीड़िता लगा रही थाने के चक्कर, पीड़िता ने लगाया थाने पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप। परेशान पीड़िता ने की आत्महत्या करने की बात, पीड़िता का वीडियो हो रहा वायरल। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। युवती के साथ जमकर घर में घुसकर मारपीट की गई। 3 दिनों से युवती थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन मामले में कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, जिससे तंग आकर अब पीड़िता ने आत्महत्या करने की धमकी दी है। परेशान पीड़िता ने आत्महत्या करने की बात कही और पीड़िता का वीडियो सोशल मीडिया पर अब जमकर वायरल है। बड़ी खबर आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ में दबंगों की दबंगई इस कदर बढ़ती जा रही है कि घर में घुसकर युवती के साथ मारपीट की गई। हालांकि हैरानी तो तब है कि जब मारपीट की घटना को अंजाम देने के बाद जब पीड़िता थाने पहुंची तो पुलिस वालों ने कार्रवाई करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। पीड़िता का कहना है कि पुलिस मामले में कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। तो खबर कानपुर देहात से, जहां शाहजहांपुर जिला पंचायत क्षेत्र का पूरा मामला आपको बता दें। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा है कि मतगणना में जीत प्रत्याशी की हुई थी, लेकिन सत्ता और दबाव के चलते 3 दिन तक जिला प्रशासन टरकाता रहा और जीत का प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और हारे हुए प्रत्याशी को उसी क्षेत्र का प्रमाण पत्र दे दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग न्याय पाने के लिए जिला प्रशासन के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन सुनने को तैयार नहीं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि हम न्याय के लिए कहां जाएं और इस तरह से लोकतंत्र की राजनीति दबाव के चलते हत्या कर दी गई है। वाइफ को 5 साल कि अपना प्रमाण पत्र ले लो आके, लेकिन जब अंदर गई और बोला कि मिठाई भी मंगा लीजिए, आप विजयी घोषित हो गई। जब इन्होंने मिठाई मंगा ली और मिठाई जब तक ये लेने गए उतनी देर में क्या प्रशासन ने किया, कहाँ फेरबदल किया, दूसरे प्रत्याशी को जीता, हारे हुए प्रत्याशी को जिता दिया। क्या लगता है कि इसमें राजनीतिक द्वेष भावना से ये हुआ है? हाँ, ये राजनीतिक द्वेष भावना से हुआ है। क्या हुआ चुनाव में जो कि आज जो डीएम के यहाँ की चौखट पर आप फरियाद लेकर के आए? यहाँ पे क्या हुआ, मेरा चुनाव पूरा होने के बाद अगली सुबह मतलब मुझे घोषित कर दिया गया कि आप जीत गए और आपका प्रमाण पत्र मिल जाएगा। शाम तक प्रमाण पत्र नहीं मिला, 2 दिन हमको टहलाते रहे। प्रमाण पत्र हारे हुए प्रत्याशी को दूसरे नंबर को दे दिया गया। इसमें तो लोकतंत्र की हत्या हुई ना, धज्जियाँ उड़ी, संविधान की धज्जियाँ उड़ी। और मैं अधिकारियों से भी मिलने गए कि हमको कागज़ दो, आज तक कोई कागज़ नहीं दे रहे हैं, जो बैलेंस शीट वगैरह होती हैं। तो अलीगढ़ में जिले में कोरोना का भयानक रूप, बीते 24 घंटे में 458 कोरोना के नए मरीज आए सामने। जिले में कुल 2754 एक्टिव केस। जिले में अब तक 17,405 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। कुल 181 लोगों ने संक्रमण की वजह से जान गंवाई है। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने इस बात की पुष्टि की। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव वार्ड नंबर 60 से बहुजन समाजवादी पार्टी के समर्थित प्रत्याशी रवि निषाद ने अपने प्रतिद्वंदी गोपाल यादव को 3,750 वोटों से हराकर विजय हासिल की। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 3 तारीख की देर शाम तक सर्टिफिकेट जीत का नहीं दिया गया और 4 तारीख को दोपहर 12 बजे जीत का सर्टिफिकेट लेने गए रवि निषाद। जीत का सर्टिफिकेट ना देकर हारे हुए प्रत्याशी गोपाल यादव को सर्टिफिकेट दे दिया गया।
आरोप है कि पैसा देकर सर्टिफिकेट की हेराफेरी की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता अविनेश जुड़ गए हैं। अविनेश, आरोप लगते जा रहे हैं लगातार, तमाम जिलों से ऐसी खबर भी सामने देखने को मिल रही है कि जो सर्टिफिकेट है वो जीते हुए प्रत्याशी को नहीं बल्कि पहले जीत की जो बात है या फिर प्रत्याशी जो जीता वो किसी और को घोषित किया गया और सर्टिफिकेट किसी और को दिया गया। एक और ताजा मामला गोरखपुर से देख रहे हैं अविनीश। जी, 60 नंबर वार्ड से जिला पंचायत सदस्य के जो मनोनीत प्रत्याशी से कुदई निषाद 205 चोट से विजयी थे जी, उसके बाद उनको जिले पे प्रमाण पत्र देने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनकी जगह रमेश उर्फ गब्बर यादव को प्रमाण पत्र दे दिया गया, जिसपे उन्होंने अपने समर्थकों को फोन किया, जिससे समर्थकों में काफी आक्रोश देखने को मिला। उसके बाद ठीक 15 मिनट के बाद एक रवि निषाद हैं जो 3700 वोट से जीते, जिनकी जगह गोपाल यादव को प्रमाण पत्र दे दिया गया। दोनों प्रत्याशियों के समर्थक जो है नई बाजार चौराहे पे जम के नारेबाजी किए, प्रशासन के सामने प्रशासन मुखदर्शक बन के बैठी थी। उसके बाद चौकी को भी आग लगा दिए और पुलिस पे ये समर्थक हावी भी हो गए। उसके बाद पीएससी की एक गाड़ी को भी इन्होंने फूंक दिया, जिसपे आक्रोशित पुलिस जो है इनको घरों से निकाल के मारना शुरू कर दी, जिसमें 20 की गिरफ्तारी भी की गई है। और इस मामले का संज्ञान लेते हुए गोरखपुर डीएम ने जो आरोप था उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंच कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी भी कर ली है। और जिनको प्रमाण पत्र दिया गया था उनके प्रमाण पत्र को खारिज भी कर दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। बिल्कुल अविनेश, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता, जैसा कि उन्होंने बताया कि मामले की कार्रवाई की गई है और मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो अगली बड़ी खबर हरदोई से सामने आ रही है। नदी में गिरा डीसीएम ट्रक, चोरी हुआ डीसीएम ट्रक बरामद करके ला रहे थे सिपाही। एसओजी के 2 सिपाही की हुई मौत। नदी में गिरने से भूपेंद्र और डीसीएम ड्राइवर की हुई मौत। इस वक्त की बड़ी खबर हरदोई से आपकी टीवी स्क्रीन पर। चोरी हुए ट्रक को बरामद किया गया था, लेकिन नदी में गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक सिपाही भी शामिल है। चोरी हुआ डीसीएम ट्रक को बरामद करके लाया जा रहा था, लेकिन तभी हादसे का ये ट्रक शिकार हो गई। नदी में गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक सिपाही और ट्रक ड्राइवर शामिल है। तो हरदोई के नदी में गिरा है ये ट्रक। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हादसा कितना भयानक था। इस पूरे हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक सिपाही और ट्रक ड्राइवर शामिल है। एसओजी के 2 सिपाही की मौत हुई है, ट्रक ड्राइवर की भी इसमें मौत हुई है। कुछ दिन पहले ये ट्रक चोरी हो गया था और चोरी होने के बाद इसे बरामद किया गया, लेकिन तभी ट्रक हादसे का शिकार हो गया। नदी में गिरने की वजह से 2 एसओजी सिपाही की मौके पर ही मौत हो गई। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरा मामला आपको यूपी के हरदोई से बता रहे हैं। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हम अपने संवाददाता से बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि इस पूरे हादसे में 2 सिपाही की मौत हो गई है। और बात करते हैं सीधे संवाददाता से। ज़्यादा जानकारी के लिए पुलकित जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। पुलकित, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी है? इस ट्रक को चोरी हुए कुछ समय हो गया था, ट्रक को बरामद करके एसओजी के 2 सिपाही लेके जा रहे थे, लेकिन तभी ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पुलकित, देखिए आपको बताना चाहेंगे कि ये पाली थाना क्षेत्र का मामला है और इस जो है उधर पाली की तरफ से हरदोई जो है एसओजी के 2 सिपाही चोरी का ट्रक लेकर आ रहे थे, जो कि अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज से गिर गया है, जिसमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और आपको बता दें हादसे में तीनों ड्राइवर समेत 2 पुलिस जवान की मौत हो चुकी है। एसपी ने इस बात की पुष्टि की है। एसपी हरदोई अनुराग वक्त मौके पे है। लगातार रेस्क्यू जारी है। बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, 2 लोगों की मौत हुई है। मामले की कार्रवाई फिलहाल पुलिस कर रही है।
तो अगली बड़ी खबर हाथरस से चंपा थाना क्षेत्र में 5 लोगों की हुई मौत। शराब पीने से हुई 5 लोगों की मौत। लोगों का आरोप जहरीली शराब पीने की वजह से गई है जान। परिजनों ने पुलिस को सूचना दिए बगैर किया अंतिम संस्कार। स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही ग्रामीणों की जांच की मांग। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, जहरीली शराब पीने की वजह से 5 लोगों की जान चली गई। और सबसे बड़ी बात बताते चले कि जिन 5 लोगों की जान गई, पुलिस ने परिजनों को बिना बताए उन सभी 5 लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया, जिसकी वजह से गांव में दहशत का माहौल है। लोगों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम फिलहाल मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो खबर वाराणसी से, जहां एक दंपति ने अपने बेटे का जन्मदिन नायाब तरीके से मनाया। दंपति ने जन्मदिन के उत्सव को इस संक्रमण काल में जरूरतमंदों की मदद करके मनाया। लोगों को खाना खाने तक के पैसे ना होने से लोग बेबस दिखाई दे रहे थे। वैसे ही लोगों के बीच जाकर बच्चे के परिजनों ने जन्मदिन की खुशियां मनाई और सैकड़ों बेसहारा लोगों के बीच जाकर इन लोगों ने खाना खिलाया और मिठाइयां बांटकर जन्मदिन मनाई। बताया जा रहा है कि वाराणसी के विजय शंकर गुप्ता ने अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन के पास जाकर सैकड़ों बेबस मजदूरों और अन्य लोगों को रोटी बैंक के सदस्यों के साथ मिलकर मिठाइयां और भोजन कराए। विजय शंकर गुप्ता है। ये किस संस्था के द्वारा आप लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये बच्चे का हमारा जन्मदिन था। आपके बच्चे का जन्मदिन था, कितने लोगों को लगभग खाना आपने खिलाया? 200 लोगों का बचा। आगे कब तक ये खाना खिलाने का प्रोग्राम क्या है, कि उद्देश्य क्या है? जन्मदिन उपलक्ष्य में बांटा गया। तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर बवाल देखने को मिला है और जमकर दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई है, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज जिले के सदर कोतवाली में पकड़ी खुर्द में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में भीषण मारपीट हुई। इस मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि पकड़ी खुर्द गांव में नजमा खातून पत्नी सुहेल और लायक अली का चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, जबकि नाजमा खातून जीत गई, जिसके नाराज विजय विपक्षी प्रत्याशी और उसके समर्थकों ने गाली गलौज शुरू कर दिया। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर ईंट पत्थर चले और घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में ले गई और थानों में फिलहाल इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। पूरी घटना आप यूपी के महाराजगंज से देख रहे हैं। तो खबर शाहजहांपुर से, जहां सेरामऊ के गांव इचौरा गोटिया से 27 अप्रैल को एक किशोर लापता हो गया था, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक इस किशोर का पता नहीं लगा पाई है। आपको बता दें कि सेरामऊ दक्षिणी के गांव इचौरा गोटिया के राम कुमार का 14 साल का बेटा रामकिशन 27 अप्रैल को दिन में 1 बजे घर से बिना बताए कहीं चला गया। काफ़ी तलाश करने के बाद जब वो घर नहीं लौटा तो सेरामऊ थाना पुलिस को इस बात की सूचना दी गई। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर ली, लेकिन लापता किशोर का आज तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है। परिजनों ने गांव के ही कुछ लोगों पर युवक को गायब करने का संदेह भी जताया, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूपी के एटा की, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद आचार संहिता का उल्लंघन एक गांव में देखने को मिला, जिसमें बताया जा रहा है कि वोटों की रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और जीत की हनक में ग्राम प्रधान को वोट नहीं देने वालों को दौड़ा कर पीटा। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच फायरिंग भी होने लगी। सूचना मिलने पर पुलिस ने आरोपी को अवैध असलाह के साथ गिरफ्तार कर लिया। यूपी के एटा से आपको ये पूरी खबर बता रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। चुनाव के परिणाम आने के बाद चुनावी रंजिश की खबरें यूपी के तमाम जिलों से देखने को मिल रही है। एक और खबर यूपी के एटा से सामने आई है, क्योंकि लोगों ने वोट नहीं दिया तो इसी से नाराज पूर्व प्रधान के दबंगों ने, पूर्व प्रधान के गुर्गों ने लोगों के साथ जमकर मारपीट की है। हालांकि इस घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने असलाह के साथ आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तराखंड के देहरादून की। बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। बीते 24 घंटे में जिले के अंदर
7,783 नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में 127 लोगों की गई जान। 24 घंटे में 4,757 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस संक्रमण की बढ़ती रफ्तार बेकाबू रफ्तार उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है। अब आलम यह है कि 8,000 के तकरीबन मामले सामने आ रहे हैं। 7,783 नए संक्रमण मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे के दौरान 127 लोगों ने दम भी तोड़ा है। और हालांकि अच्छी खबर यह है कि 4,757 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। तो अगली बड़ी खबर लक्सर के खानपुर से सामने आ रही है, जहां एक बार फिर से 13 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, जिनको खानपुर स्वास्थ्य विभाग ने होम क्वारंटाइन कर दिया। खानपुर के चिकित्सा अधीक्षक दोबारा हुए हैं होम आइसोलेट। पिता की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर हुए हैं होम आइसोलेट। देहात में भी फैली कोरोना संक्रमण की चेन। तो बड़ी खबर लक्सर से एक बार फिर से 13 लोग संक्रमित पाए गए। परिवार में सबको खानपुर स्वास्थ्य विभाग ने होम आइसोलेट किया गया है। और बताते चले कि खानपुर के चिकित्सा अधीक्षक दोबारा से होम आइसोलेट हुए हैं। उनकी दोबारा रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। पिता की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर होम आइसोलेट। देहात में भी पूरी तरीके से दहशत का माहौल है। देहात में संक्रमण की चेन लगातार फैलती जा रही है। आपको बता दें कि पिछले साल संक्रमण जो था वो कहीं ना कहीं गांव देहात में कम देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बार शहर गांव हर जगह संक्रमण की रफ्तार बेकाबू है। रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।